प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया था कि सेकंड ईयर हमारी जो क्लास है उसमें 2 पेपर चलते हैं। पहला पेपर का नाम है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ और दूसरा है ग्रामीण समाजशास्त्र। ये सारी चर्चा हमने पिछले जो क्लास थी उसमें ये बातें हमने चर्चा की थी। सोशलॉजी के बैकग्राउंड के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम सेकंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है, इसकी क्या उपादेयता है, इसको मनुष्य क्यों शोध करता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आज इस कक्षा में आपको प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न ये आता है कि मनुष्य खोज क्यों करता है। मनुष्य खोज क्यों करता है, ये और प्राणी खोज क्यों नहीं करते, जबकि वो भी जीव हैं और मनुष्य भी ये भी एक जीव है। तो लेकिन फ़र्क इतना सा है जानवर में और मनुष्य में। मनुष्य के पास संस्कृति है। संस्कृति क्यों है कि उसका जो एक तरह से मनुष्य का एक तरह से जो माइंड है, उसका जो दिमाग है वो चिंतनशील है। वो सोचता है, विचारता है। वो हमारे चारों तरफ जो रहस्यमयी संसार है उसको देखने और समझने का प्रयत्न करता है। वो विभिन्न घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करता है। उसने सूर्य, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, दिन रात, ऋतुओं, आंधी, तूफान, वर्षा, नदी, पर्वत आदि को जानने का प्रयास किया। वे प्रारंभ में इन सबको ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर की सृष्टि मानकर उसे ही इन सभी का कारण मानने लगा। धीरे धीरे प्रकृति के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ता गया। वे प्रश्नों का उत्तर ढूंढता चला गया कि रात और दिन क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलता है, वर्षा क्यों होती है आदि। जैसे जैसे प्रकृति के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे प्रकृति पर उसका नियंत्रण बढ़ता गया। मनुष्य अपनी जिज्ञासा या जिज्ञासु प्रकृति के कारण ही वे बहुत कुछ जान पाया, अनेक आविष्कार कर सका, भौगोलिक दूरी को कम कर सका। मनुष्य की चांद पर पहुंच, आज मनुष्य चांद पर पहुंच रहा है या उसकी जो पहुंच बढ़ रही है वो प्रकृति पर बढ़ते नियंत्रण का ही परिणाम है। मनुष्य की जो खोज है उसका ही ये परिणाम है कि मनुष्य आज चंद्रमा पर पहुंच रहा है। चंद्रमा पर बताते हैं लोग कि वहाँ भी प्लॉट काटे जा रहे हैं रहने के लिए, रेजिडेंशियल जगह उसको बनाया जा रहा है। ऐसा देखने में या सुनने में या पढ़ने में आ रहा है कि चंद्रमा तक व्यक्ति की पहुंच हो चुकी है। स्पष्ट है कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहा है। पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को, फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाएं चूँकि अपने आप में काफ़ी जटिल होती हैं। जटिल इसलिए होती हैं कि सामाजिक घटनाओं के पीछे किसी एक कारण को निश्चित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समाज की जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी घटनाओं का योगदान होता है। तो हम एक पर्टिकुलर एक कारण को हम
उसके पीछे जिम्मेदार ठहराना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, सामाजिक घटनाएं। सामाजिक घटनाओं का मतलब है कि समाज की घटना है, और समाज का मतलब क्या होता है कि जो सोशल रिलेशन से बना हुआ है। समाज क्या है? समाज को समझें कि समाज, आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि समाज क्या है, तो समाज कोई व्यक्तियों का समूह नहीं होता। समाज संबंधों का जाल होता है। संबंधों का जाल है, अर्थात संबंध अमूर्त होते हैं, संबंध हमें दिखाई नहीं देते। तो जो घटना हमारे संबंधों को प्रभावित करेगी, कौन सी घटना हमारे संबंधों को प्रभावित करेगी, कौन से रीजन हैं जो हमारे संबंधों को प्रभावित करेगी, वो रीजन समाज की घटनाओं के पीछे रहते हैं। तो सबसे पहले तो समाज के संबंधों को समझना भी अपने आप में काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि अमूर्त है, दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देने वाली कोई वस्तु होती है तो उसको समझना, उसके पीछे घटनाओं को समझना आसान होता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में हम देखते हैं, रासायनिक विज्ञानों में हम देखते हैं, फिजिक्स में हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बैठकर वो सारी मूर्त चीज़ जो दिखाई दे रही हैं उनको वो मिक्स करके या उनका रेशो में उनको मिला के और वो रिजल्ट ले लेता है। लेकिन इस तरह का सोशल साइंस या समाज शास्त्र में नहीं होता कि वो कुछ बातों को डालकर या कुछ मैटर को डालकर वो रिजल्ट निकाल ले, क्योंकि समाज अपने आप में अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, ये व्यक्तियों की भीड़ नहीं है। तो इसके पीछे कारणों को ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मनुष्य ने जब प्रकृति को समझ लिया तो फिर वो मनुष्य ने समाज को समझा। समाज को कैसे समझा कि हर समाज की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, रहन सहन का तौर तरीका अलग होता है एक समाज से दूसरे समाज में, और एक समाज में अपराध अधिक होते हैं, दूसरे में कम होते हैं। तो इनके पीछे क्या रीज़न है, इनके पीछे क्या कारण है कि एक समाज में संस्कृति अलग है, दूसरी में अलग है, एक समाज में अपराध अधिक होते हैं, दूसरे में कम होते हैं, है ना। इन चीज़ों को समझने के लिए मनुष्य ने रिसर्च की तरफ बढ़ा, और वो भी रिसर्च सामाजिक अनुसंधान, कि समाज में ये डिफरेंस, ये अंतर क्यों पाया जाता है। तो इसके लिए मनुष्य ने समाज के बारे में चिंतन करने की सोची। तो अब बात ये आती है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों किया है, क्यों करता है मनुष्य। इसके पीछे शायद आपकी समझ में आ गई होगी कि मनुष्य रिसर्च क्यों करता है, किस लिए करता है। या मैं पहले ही बता दिया कि मनुष्य प्रकृति का रिसर्च उसने इसलिए किया कि मनुष्य अपनी कुशल क्षेम या अपनी सुविधा के लिए वो नेचर या प्रकृति का अध्ययन करता है। जब प्रकृति को उसने समझ लिया तो मनुष्य अपने आप को समझने की उसने कोशिश की, और अपने आप को समझने के लिए उसने समाज को समझा। और समाज अपने आप में एक जटिल व्यवस्था है। उस जटिल व्यवस्था को समझने के लिए उसने प्रयास किया कि ये अलग अलग समाज क्यों हैं, इनमें अलग अलग रीति रिवाज क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये रीज़न का पता चलता है हमें सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान से। अब बात यह आती है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका अर्थ क्या है? इन प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढेंगे अपने इस वीडियो में। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान नाम दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी।
विद्यार्थियों कि जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध, कहने का मतलब हमारा रिसर्च का क्राइटेरिया है समाज, तो समाज के लिए हमने क्या प्रश्न हमारे माइंड में हैं, हमारे दिमाग में कौन से प्रश्न हैं जिनके जवाब या उत्तर हमें लेने हैं, उनका व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समाज और अनुसंधान। सोसाइटी और रिसर्च। रिसर्च अपने आप में, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि बार बार खोज, रिसर्च, बार बार खोज करना। अब वो बार बार खोजना तो प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है, खोज प्राकृतिक विज्ञानों में भी होती है, लेकिन समाज के बारे में हमें समझना है तो सामाजिक अनुसंधान का मतलब है कि समाज के बारे में हम बार बार खोजें, समाज के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करें, जिससे हमें समाज का सिस्टम है, समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो संरचना है, समाज का जो संगठन है, उसको हम ठीक ढंग से समझ सकें और हमारे दिमाग में जो प्रश्न है कि ये अलग अलग समाजों में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग अपराध, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये क्यों पाए जाते हैं, इनका जवाब हम तभी निकाल पाएंगे जब हम समाज के बारे में कुछ अनुसंधान करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सबसे पहले हम समझें सामाजिक अनुसंधान, या सामाजिक अनुसंधान से पहले शोध क्या है या अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान का तात्पर्य होता है बार बार खोजने से। इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। बात समझ में आ गई होगी। द्वितीय है उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। उन तथ्यों को, अर्थात जो घटना घटित हुई है, उनके पीछे क्या कारण है, उनको समझना सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है कि हम उन तथ्यों को समझें जिसके कारण घटना घटित हुई है। स्पष्ट है कि अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। विद्यार्थियों, छात्रों, अनुसंधान अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही चैलेंज का काम होता है, बहुत ही ईमानदारी का काम होता है। अगर हम रिसर्च करने जाएं और अगर हमारे साथ ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी से हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो रिसर्च है वो किसी काम का नहीं होता। आजकल रिसर्च कट फीस का मतलब पुस्तकों में से, अलग अलग पुस्तकों में से ले सामग्री और एक पुस्तक के रूप में उसको बना दिया गया और वो कह दिया कि ये रेफरेंस बुक है, ये मेरा व्यक्तिगत शोध है। वो व्यक्तिगत शोध नहीं होता, वो किताबों की नकल की हुई बातें होती हैं। रिसर्च, मैंने बताया, रिसर्च में अपने आप में ईमानदारी रखनी होती है। जब ईमानदारी आ जाएगी तो हमारे साथ पक्षपात की जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में
पक्षपात। अगर अनुसंधानकर्ता का अगर कहीं अनुसंधान के दौरान अगर उसकी भावनाएं या वो पक्ष किसी का ले लेता है या उसकी भावनाएं किसी के साथ जुड़ जाती हैं तो अनुसंधान ने हो करके अशुद्ध अनुसंधान हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो शुद्ध और सही अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को अपने आप में ईमानदारी से काम करना होगा। आगे की चर्चा करें उससे पहले मैं और थोड़ा सा पीछे आपको ले जाता हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है कि रिसर्च की पद्धतियाँ, अनुसंधान की पद्धतियाँ। इन पद्धतियों में दो मेन हीरो होते हैं, एक अनुसंधानकर्ता और एक उत्तरदाता। जितनी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो पद्धतियाँ होती हैं उसमें सबसे मोस्ट जो रोल होता है वो अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता का होता है। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है, और उत्तरदाता उस अनुसंधानकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देता है। अब बात यह आती है कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास किस तरह पहुंचता है, किस तरह तथ्य कलेक्शन करता है। मैं मान लीजिए महुआ में रह रहा हूँ, महुआ मेरा कार्यस्थल है, महुआ में मेरी सर्विस है और मुझे अनुसंधान करना है पास के किसी गांव का या मेरे संपूर्ण तहसील महुआ का मान लीजिए मेरा अध्ययन क्षेत्र है। तो मेरी सुविधा तो यही है कि मैं महुआ बाज़ार में बैठकर वहीं लोगों से पूछ लूँ कि ये फला गांव का है, ये ढेंका गांव का है। उनसे पूछ के मेरे मन में जो प्रश्न हैं, जो मैंने प्रश्नावली बनाई है, उन प्रश्नों के मैं जवाब यहाँ से भी ले सकता हूँ। लेकिन ये अपने आप में अनुसंधान के साथ गलत होगा। मुझे अनुसंधान का क्षेत्र है वो भी निष्पक्ष रूप से उसको भी चुनने की पद्धतियाँ हैं कि अनुसंधान क्षेत्र हम किसको माने, अनुसंधान के लिए हम कौन सा क्षेत्र चुनें, ये भी अपनी मर्जी से हम तय नहीं कर सकते। अगर मर्जी से हम तय करेंगे तो हम हमारी सुविधाएं देखेंगे। जब सुविधाएं हम देखेंगे तो निश्चित रूप से बात वही आती है कि उसमें पक्षपात और ईमानदारी का अभाव देखने लग जाता है। तो अनुसंधान में, रिसर्च में सबसे बड़ी बात है कि हम निष्पक्ष और निरपेक्ष कैसे रह सकें। बात यहाँ चल रही है कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास कैसे पहुँचता है। अनुसंधान क्षेत्र हमने डिसाइड कर लिया कि फला क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है। उस अध्ययन क्षेत्र का भी अलग अलग पद्धतियाँ हैं जिनके माध्यम से हम अध्ययन क्षेत्र को डिसाइड करते हैं। एक पद्धति होती है उद्देश्यपूर्ण, एक होती है कि हम किसी लॉटरी के माध्यम से, किसी टिकट प्रणाली के माध्यम से या टिकट प्रणाली से या ग्रिड प्रणाली से, ये प्रणाली हैं जिनके माध्यम से हम क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम उत्तरदाता का चयन करते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता के ऊपर कुछ भी नहीं रहता। वो सब कुछ संयोग से होता है कि कौन उत्तरदाता बनेगा और कौन सा अध्ययन क्षेत्र निश्चित होगा। उस अध्ययन क्षेत्र के फिक्स हो जाने के बाद, निश्चित हो जाने के बाद हम शेड्यूल
अर्थात मीन्स, सॉरी शेड्यूल शब्द गलत यूज हुआ है, मीन्स का मतलब हम कौन सा साधन उपयोग करेंगे जिससे उस क्षेत्र से हमें डाटा कलेक्शन करने हैं। और ये डिपेंड करेगा क्षेत्र का एरिया, कि क्षेत्र कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर क्षेत्र बड़ा है तो उसकी पद्धतियाँ अलग हैं, और क्षेत्र छोटा है तो उसकी पद्धति अलग है। उसकी ज़्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो अपना ये पार्ट वो पीछे रह जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे के वीडियोज़ में आएंगी, है ना। तो ये पद्धति, उसके बाद पद्धति का चुनाव के बाद हम पहुंचते हैं उत्तरदाता के पास, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अनुसंधानकर्ता के बाद अगर दूसरी इम्पोर्टेंसी आती है तो वो होता है उत्तरदाता। उत्तरदाता के चुनाव भी हम वही अनुसंधान क्षेत्र हमने चुना है, वही पद्धति इसमें हम यूज लेते हैं। टिपेट प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, या लॉटरी प्रणाली, या उद्देश्यपूर्ण प्रणाली। उद्देश्यपूर्ण का मतलब होता है कि वो अनुसंधानकर्ता के ऊपर रहता है कि हमें किस तरह कौन से उत्तरदाता चुनने होते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्रता रहती है। लेकिन और ये जो प्रणाली है इसमें सब कुछ संयोग से है। वो संयोग से जो उत्तरदाता आएगा उसी से आपको अपना रिसर्च का काम करना होगा, है। तो हम ये उत्तरदाता के पास पहुंच जाते हैं। उत्तरदाता के पास पहुंचने के बाद हम प्रश्नों का जवाब उनसे लेते हैं। प्रश्नों का जवाब हम लेते हैं एक शेड्यूल। जब हम उत्तरदाता के पास पहुंचते हैं उससे पहले हम एक प्रश्नों का शेड्यूल अर्थात अनुसूची निर्मित कर लेते हैं। उस अनुसूची से हम उत्तरदाता से प्रश्न पूछ कर भर लेते हैं। ये एक पद्धति है ना। अगर क्षेत्र छोटा है, क्षेत्र बड़ा है तो ये पद्धति उपयोग में नहीं होकर के प्रश्नावली या इंटरनेट है आजकल, व्हाट्सएप ग्रुप है, इनका भी हम अगर क्षेत्र बड़ा है तो उसका भी हम चयन कर सकते हैं। लेकिन ये क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। अब उत्तरदाता के पास पहुंच गए, उत्तरदाता से हमने प्रश्नों के जवाब ले लिए। उसके बाद हम जो स्टेप आता है अनुसंधान का, डेटा कलेक्शन हमारे पास हो गए, डेटा कलेक्शन हो गए। तो डेटा कलेक्शन के बाद हम करते हैं उनका वर्गीकरण। उनकी विशेषताओं के आधार पर हम उनको विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। डेटाओं का वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण के बाद हम उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे हम किसी जनसंख्या की या और कोई सारणी बनाते हैं। सारणी बनाना अपने आप में डेटा का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है उस रिजल्ट के माध्यम से हम जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। हमने जो रिसर्च किया है उस बात को हम कॉमन वे में समाज के ऊपर लागू कर देते हैं। ये जनरलाइजेशन है। और फिर जनरलाइजेशन के बाद उसी का थ्योराइजेशन हो जाता है। वही थ्योरी बन जाती है, सिद्धांत निर्मित हो जाता है। जैसे अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन की गति का नियम क्या है, वो किस तरह निर्मित हुआ और कैसे बना, वो सारी चीज़ यहाँ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूटन, क्योंकि मनुष्य का जो दिमाग है वो चिंतनशील है और चिंतकों में अपने आप में न्यूटन का अपने आप में इतिहास में या संसार में अपने आप में एक नाम है, एक ख्याति है उनकी कि न्यूटन क्या है। तो न्यूटन ने देखा कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति की पृथ्वी की तरफ क्यों आती है। उसके दिमाग में ये प्रश्न दौड़ा।
तो उसके पीछे उसने लगातार खोज करी। खोज करने के बाद उनको रिजल्ट मिला कि पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अर्थात उसने ये रिसर्च करके निकाला कि पृथ्वी में एक गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसलिए प्रत्येक वस्तु, ऊपर जितनी भी वस्तुएं फेंकी जाती हैं या ऊपर से जो भी वस्तुएं आती हैं वो पृथ्वी पर ही आती हैं। तो ये एक सिद्धांत निर्मित हो गया। तो वही सोशल साइंस में है कि जो हम देख रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में ये अपराध बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई रीज़न तो है। उन रीज़नों को खोजना ही सामाजिक अनुसंधान है। सीधी सट भाषा में हम बात करें तो कि जो भी समाज में हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, क्या बात है जिसके कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं और समाज परिवर्तित होता जा रहा है, संस्कृति में चेंज आता जा रहा है। डेटिंग, लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप, ये सब संस्कृति में आती जा रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? कोर्ट मैरिज ये क्यों आती जा रही हैं? ये इस बात का पता हमें तभी चलेगा तब हम सामाजिक अनुसंधान करेंगे। जैसे न्यूटन ने गति के नियम का, न्यूटन ने पृथ्वी में उस बल का पता लगाया, उस बल के बाद ही उसने बताया कि प्रत्येक वस्तु नीचे की तरफ क्यों गिरती है। तो हम ये जो हमारी संस्कृति में जो उछाड़ पछाड़ हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो तभी हम बता पाएंगे, तब हमें सामाजिक अनुसंधान करेंगे, समाज को समझेंगे। ये एक सामाजिक अनुसंधान की कॉमन बात मैंने आपको बताई है। मैं समझता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी, है ना। अब है नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, कि सामाजिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं जिससे हम सामाजिक अनुसंधान को समझ सकें, उसकी प्रकृति क्या है, कि सामाजिक अनुसंधान किस तरह होता है। तो उसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान की पहली विशेषता है कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। दूसरी है नवीन प्रविधियों का विकास, अर्थात नई टेक्निक, नई तकनीकी का विकास। सामाजिक अनुसंधान की विशेषता का मतलब समझने, सामाजिक अनुसंधान की विशेषता क्या है, सामाजिक अनुसंधान हम किसको कहेंगे। जब हमारे पास विशेषताएं होंगी तब हम समझ सकेंगे या अनुसंधान कर सकेंगे कि ये सामाजिक अनुसंधान है। तो पहला जैसे वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। दूसरा है नवीन प्रविधियों का विकास, नई तकनीक का विकास। जब सामाजिक अनुसंधान हम करेंगे तो नई नई तकनीक निकल के आएंगी। तीसरा है नवीन ज्ञान का सृजन। सामाजिक अनुसंधान हम क्यों करते हैं कि हमारा ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ज्ञान का सृजन हो, इसीलिए हम करते हैं। नहीं कोई अनावश्यक, कोई फालतू में कोई सामाजिक अनुसंधान नहीं करता। वो कहीं न कहीं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए या समाज की उपयोगिता के लिए या मनुष्य के कुशल क्षेम के लिए, मनुष्य की सुविधा के लिए वो
सामाजिक अनुसंधान करता है। चौथा है कार्य कारण संबंधों की खोज। कार्य कारण संबंध का मतलब है कि जो भी कार्य हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को ढूंढना सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है कि घटना के पीछे क्या कारण मौजूद रहे जिसके कारण ये घटना घटित हुई। नेक्स्ट है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान अपने आप में किसी समस्या को लेकर अनुसंधान तो होता ही है, लेकिन जितने भी पुराने सिद्धांत हैं उनका भी इस दौरान, इस सामाजिक अनुसंधान के दौरान, इस समस्या के अनुसंधान के दौरान उन सिद्धांतों की भी पुनर्परीक्षा होती रहती है कि पहले से जो सिद्धांत निर्मित हो गए हैं या हो चुके हैं, क्या वो सही हैं अथवा गलत हैं। इनकी भी परीक्षा हम कह सकते हैं। इनकी परीक्षा भी तभी होती है जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। हम देखते हैं कई सिद्धांत, हमारी संस्कृति के सिद्धांत हैं कई, वो चेंज हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप, अर्थात बगैर शादी किए हुए लड़के लड़कियां एक साथ रह सकते हैं। क्या ये उचित है? अब तो उचित है, क्योंकि समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। सरकार लगातार प्रेशराइज कर रही है कि इंटरकास्ट मैरिज करो, कुंवारी लड़के लड़कियां साथ में रहो, उनका पूरा प्रोटेक्शन उनको मिलता है। तो ये क्या है? ये हमारे संस्कृति का परीक्षण है। ये हमारी संस्कृति में पहले क्या सिद्धांत थे और आज क्या हो रहा है। तो ये सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। नेक्स्ट है प्राकल्पनाओं की जांच। विद्यार्थियों, प्राकल्पना हम आगे इसी बॉक्स में, इसी प्रश्न पत्र में आगे पढ़ेंगे। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान का एक स्टेप है। और वो क्या है कि प्राकल्पना जब अनुसंधान करता है, उससे पहले उसके दिमाग में सामान्य का मतलब जो समस्या हमने चुनी है उसका रिजल्ट, उसके उत्तर वो मन में ही निर्मित कर लेता है। अर्थात जिसको हम प्राकल्पना को परिभाषित करें तो प्राकल्पना एक तरह से काम चलाऊ अनुमान। जब हम काम चलाऊ अनुमान लगा लेते हैं या हम प्राकल्पनाएं निर्मित कर लेते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, तो सामाजिक अनुसंधान के दौरान वो जो हमने प्राकल्पना करी है उसकी जांच, उसकी परख सामाजिक अनुसंधान में ही होती है। नेक्स्ट है नए सिद्धांतों का निर्माण। जब हम सामाजिक अनुसंधान करेंगे तो निश्चित है कि हमारा उद्देश्य भी यही होता है। जब ईमानदारी से, पक्षपात रहित, निरपेक्ष रूप से जब हम रिसर्च करेंगे तो निश्चित है कि थ्योरी का फॉर्मेशन होगा, थ्योरी निर्मित होगी। और अगर हमने गलत तरीके से, ईमानदारी से रिसर्च नहीं किया तो थ्योरी की तो बहुत बाद की बात है, वो हमारी जो रिसर्च है वो एक तरह से उसको कचरा मानो, उसका जिसका कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट है सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का हल। सामाजिक अनुसंधान के दौरान
या सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में एक बात यह है कि हमारी सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याएं क्या हैं। सैद्धांतिक समस्याएं अर्थात सैद्धांतिक समस्याएं वो होती हैं जो हम केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए हम अनुसंधान करते हैं, चाहे उसका उपयोग समाज के लिए हो या नहीं, केवल ज्ञान के लिए रिसर्च। और व्यावहारिक समस्याओं का हल, व्यावहारिक समस्याओं का हल अर्थात दैनिक जीवन में हम जिन समस्याओं को हम महसूस कर रहे हैं, जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, जिन समस्याओं से समाज या देश या प्रदेश या मेरा क्षेत्र गुजर रहा है, उन समस्याओं का हल भी, उनका सॉल्यूशन भी हमें सामाजिक अनुसंधान से ही मिल पाता है। तो ये एक सामाजिक अनुसंधान के बारे में एक संक्षिप्त और सारगर्भित चर्चा हुई। किसी को समझ में नहीं आया तो वो अपने वीडियो पर मुझे कमेंट्स करके निश्चित रूप से डालें। थैंक यू, धन्यवाद।